बात एक्चुअली आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के बारे में, जो कि अजमेर में हुआ था। और इसे इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जांच और जो न्यूज़पेपर के एविडेंस से जो एक आंकड़ा निकल के आता है, वो ये कहता है कि अराउंड मोर देन 200 प्लस गर्ल्स जो थी इसकी विक्टिम थी। लेकिन आज तक ऐसी कोई भी एक रिपोर्ट नहीं है या कमेटी नहीं है जो सही-सही आंकड़ा बता सके कि एक्चुअली थी कितनी, किसी को अंदाजा नहीं है कि कितनी थी। बट जितनी जाँच हुई है उसके अकॉर्डिंग इतना तो कन्फर्म है कि 200 प्लस लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग की गई, उनको सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया और उसमें से 6 का जो आंकड़ा पता चलता है रिपोर्ट्स में कि 6 लड़कियों ने सुसाइड भी किया था। तो आखिर क्या था ये पूरा का पूरा मामला और क्यों इतनी लड़कियाँ जो है वो विक्टिम बनी और क्यों इत लड़कियों ने सुसाइड किए और इसको क्यों इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जाता है? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। बात एक्चुअली 1992 की है, जब अजमेर के अंदर कुछ न्यूड पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी। यानी कि लोगों के पास कुछ लड़कियों की न्यूड और आपत्तिजनक तस्वीरें जो थी, वो लोगों के पास घूम रही थी और ये तस्वीरें घूमते-घूमते पुलिस प्रशासन के पास भी पहुँची, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही बहुत सारे मीडिया के अंदर भी ये तस्वीरें गई, लेकिन किसी ने इसके ऊपर डर नहीं दिखाया बात करने का और इसको उजागर करने का, कि आखिर ये इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें आ कहाँ से रही है और कौन है ये लड़कियाँ और उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या है? कोई इस पे बात नहीं करना चाहता था। उसके पीछे की वजह जो है एक स्टोरी है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। बात 1992 की है, वहाँ पे अजमेर यूथ कांग्रेस के जो प्रेज़िडेंट थे हाँ, अजमेर यूथ कांग्रेस के नाम से पार्टी थी, उसका जो यूथ प्रेज़िडेंट था उसका नाम था फारूक चिश्ती और जो वाइस प्रेज़िडेंट था उसका नाम था नफीस चिश्ती और जॉइंट सेक्रेटरी का नाम था अनवर चिश्ती। ये 3 लोग जो है वो मास्टरमाइंड थे, इस सारे केस के पीछे वो जो लड़कियों के न्यूड पिक्चर सर्कुलेट हो रहे थे पूरे अजमेर के अंदर। हुआ ये था कि वहाँ पे एक गर्ल्स स्कूल कॉलेज था, सोफिया गर्ल्स स्कूल कॉलेज। उसकी एक स्टूडेंट एक लड़की को फारूक चिश्ती, अनवर चिश्ती और नफीस चिश्ती ये तीनों लोग बहला-फुसला करके शहर के बाहर एक फार्म हाउस के ऊपर लेकर गए और उस फार्म हाउस में ले जा करके इन तीनों लोगों ने उस लड़की के साथ रेप किया और उसकी कुछ न्यूड पिक्चर्स क्लिक की। 92 में मोबाइल तो ज़्यादा होते नहीं थे, ना कोई मल्टीमीडिया का इतना ज़्यादा ज़माना था। स्टार्ट मेरे ख्याल से उस वक़्त हुए ही थे मोबाइल या अभी तक इंडिया में आए नहीं थे। लेकिन वो पुराने वाले कैमराज़ चलते थे, जिनके अंदर से वो नेगेटिव्स जो निकाले जाते थे, जिनसे फ़ोटो स्टूडियो में तैयार होती थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि उस लड़की का पहले रेप किया तीनों लोगों ने, उसके बाद उसकी नग्न तस्वीरें जो थी, न्यूड पिक्चर्स वो निकाली और निकाल करके उसको धमकी दी कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ कहा, तो हम तुम्हारी ये जो पिक्चर्स हैं, वो पोस्टर बना करके अजमेर की एक-एक दीवारों पर पोस्टर की तरह लगा देंगे और फिर तुम सोचना कि तुम्हारा क्या होगा। एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि जो सोफिया गर्ल्स कॉलेज था, ऐसा नहीं था कि इसके अंदर गरीब बच्चे पढ़ते थे या छोटे घरों के बच्चे फैमिली की बच्चियाँ पढ़ती थी। इसमें बड़े-बड़े रसूखदार, खुद जो खादिम थे चिश्ती दरगाह के, उनकी लड़कियाँ, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियाँ, बहुत सारी हिंदू लड़कियाँ, अच्छे-अच्छे परिवार की, घरानों की, बिज़नेसमैन की लड़कियाँ जो है इसके अंदर पढ़ा करती थी। तो ये जो 3 विक्टिम हैं, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, ये एक्चुअली दरगाह अजमेर के खादिम थे और जो ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, जिनकी वो दरगाह है, ये उनकी औलादों उनकी नस्लों में से हैं, यानी उनकी औलादों में से हैं। तो इन लोगों ने ये घिनौना काम किया था एक लड़की के साथ में कि उसके साथ रेप करके और उसकी जो पिक्चर्स थी वो निकाल ली थी। अब उस वक़्त क्या करते थे कि ये लोग उन रील्स को जो नेगेटिव रील्स होते थे, उनसे फ़ोटो बनवाने के लिए उनको लैब के अंदर भेजा करते थे। और वो जो लैब थी वो भी इनके ही अपने आदमियों की, इनके ही अपने लोगों की, इनके अपने गुट के लोगों की हुआ करती थी। लेकिन मालिक इनका हुआ करता था जो और साथ वाले जो काम करने वाले लोग थे वहाँ पर, जैसे कि टेक्नीशियन होता था या डेवलपर होता था, धुलाई करने वाले लड़के होते थे। तो वो क्या करते थे कि इन तस्वीरों के ज़रिए उस लड़की को मजबूर करते थे कि तुम किसी से नहीं कहना। उसके बाद इन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया, उस लड़की को, पहली को जिसका रेप किया, कि अगली बार तुम अपने कॉलेज की किसी नई लड़की को अपने साथ लेकर के आओगी, तो हम तुम्हारे जो फुटेज हैं, जो तुम्हारे नेगेटिव रील्स हैं, वो जला देंगे और फुटेज तुमको वापस कर देंगे और फिर उसके बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन तुम अपने कॉलेज की या अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की को नहीं को लेकर के आओ। तो जब उस लड़की को ये यकीन हो जाता था कि भाई मेरे फोटो मुझे वापस मिल जाएँगे और मेरी इज़्ज़त बच जाएगी और मेरे घरवालों की बेइज़्ज़ती होने से बच जाएगी और मैं जंजाल से बाहर निकलूँगी, तो वो नई लड़की को लेकर के अपने साथ गई
उसके बाद उन तीनों ने उस दूसरी लड़की का रेप किया और उसके भी ऐसे ही फोटोज निकाले। उसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला कोई 2, 4, 5, 10, 20, 30 पे जाकर नहीं रुका, 200 प्लस। आंकड़ों के मुताबिक 200 से ज्यादा लड़कियां इन हबशी दरिंदों की शिकार हुई। अब यहां तक 3 लोग थे जो इनको ब्लैकमेल कर रहे थे और इनका रेप कर रहे थे। हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब वो लैब वाले टेक्नीशियन और डेवलपर लोग जो होते थे, जो इनकी तस्वीरें धुला करते थे, अगर वो 100 कॉपीज बनाते थे किसी फोटोज, किसी की लड़की के फोटोज की, तो वो क्या करते थे कि उसमें से 5 या 7 कॉपीज वो अपने पास रख लिया करते थे और उन 5 या 7 कॉपीज के जरिए वो उन लड़कियों को तलाश करते जिनकी वो फोटोज होती और उनको अपने बिहाफ पर वो लोग ब्लैकमेल किया करते थे फिर कि हम तुम्हारी तस्वीरें वायरल कर देंगे। और वो लड़की अपने आप को बहुत मजबूर, कमजोर और असहाय महसूस किया करती थी और ना चाहते हुए उसे सब कुछ करना पड़ता था सबके साथ। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। जिसको भी पता चला इसके बारे में और जिसके पास भी उन लड़कियों की तस्वीरें पहुंची, उसने अपने अपने तौर पर उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया और उनको यूज किया और उनका रेप किया। हालात इतने खराब हुए कि उन चिश्ती लोगों के जो नौकर थे, खानसामा थे, ड्राइवर थे, वॉशरमैन थे, जिसको भी पता चला, सबने अपने अपने बिहाफ पे उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया और सबने उन लड़कियों का यूज किया। अब उन लड़कियों को ये लगने लगा था कि दुनिया का हर एक इंसान जो उनको देखता है, उसके पास उनकी फोटोज है और वो उसको ब्लैकमेल करेगा। इस बात से वो लड़कियां इतनी तंग आ गई थी और इतना परेशान हो चुकी थी कि अपने घर भी नहीं बता सकती थी परिवार की इज्जत की वजह से और अपने डर की वजह से, और खामोश रहती थी और हर एक इंसान उनको ब्लैकमेल किया करता था। अपने घर से निकलना बंद कर दिया। रिकॉर्ड में आता है कि 6 लड़कियों ने, एक के बाद एक 6 लड़कियों ने इसी टॉर्चर और ब्लैकमेल के चलते सुसाइड कर लिया। जब 6 लड़कियों के सुसाइड की खबरें फैलने लगी और वो तस्वीरें, न्यूड पिक्चर्स जो पहले से सर्कुलेट हो रही थी, तो लोगों में अब सरगोशी बढ़ने लगी कि कुछ ना कुछ तो मामला है, जो इस तरह की पिक्चर सामने आ रही है और लड़कियां एक के बाद एक ही कॉलेज की सुसाइड कर रही हैं। लिहाजा ये तस्वीरें उस वक्त का एक बड़ा मशहूर अखबार था, नवज्योति टाइम्स, जो कि अजमेर में छपता था, उसके पास पहुंची और उसने इनको छापने का इरादा किया, लेकिन इनके ऊपर दबाव बनाया गया। किस तरीके से दबाव बनाया गया कि एक तो ये जो 3 विक्टिम थे मेन इसके, एक तो ये लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते थे, बहुत पावरफुल लोग थे ये। दूसरा, इनकी इज्जत बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये चिश्ती खानदान से थे। गरीब नवाज चिश्ती जो है, जिनकी दरगाह है, उनकी औलादों में से ये लोग थे, तो मुसलमान लोग बड़ी इज्जत करते थे इनकी, तो इनका एक रसूख था। और तीसरा ये कि मौजूदा उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसके ये लिए ये लोग काम करते थे, उसकी पार्टी के ये मेंबर थे, तो लिहाजा पुलिस सब कुछ जानते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले रही थी। और उसके लिए वो रीजन ये बताती थी कि इसकी जो विक्टिम है लड़कियां, वो मोस्टली हिंदू लड़कियां हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें मुस्लिम लड़कियां विक्टिम नहीं थी, क्योंकि जब कोई आदमी गलत काम करता है तो उसके लिए रिलीजन कोई मायने नहीं रखता, वो रिलीजन को सामने रख के कोई काम नहीं करता है और इसके इसका रिलीजन से कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन ये केस तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि ये काम करने वाले उन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के औलादों में से हैं, जिनको सूफी माना जाता है और जिनकी दरगाह पे आज भी हजारों लाखों हिंदू मत्था टेकने जाते हैं। वहां आकर के हमको इसको इनकी मॉरलिटीज देखने के लिए रिलीजियस से इनको जोड़ना पड़ता है। हालांकि उनकी शिकार मुस्लिम लड़कियां भी थी, ऐसा नहीं कि मुस्लिम लड़कियां नहीं थी, बट इसकी जो विक्टिम थी वो हिंदू लड़कियां ज्यादा थी। अभी लोगों ने एक और पैंतरा अपना रखा था, ये सुनकर के आपको बड़ा शौक होगा कि प्रशासन और पॉलिटिक्स वाले इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे। क्योंकि ये उन लड़कियों को उनके कॉलेज से पिक करते थे अपनी गाड़ियों में और फार्म हाउस पे ले जाते थे, और बड़े बड़े आला अधिकारी, पुलिस के अफसर और पॉलिटिशियन आते थे, उनको ये लड़कियां पेश करते थे, वो वाली उन्हीं लड़कियों को देते थे, उनको खुश करने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए। और वो भी आते थे अपने जॉय एंजॉयमेंट के लिए, और ये काम करके वो भी खामोश रहते थे। यानी कि पूरा मीडिया, पूरा सिस्टम, पॉलिटिशियन, आम लोग, नाई, धोबी, ड्राइवर, खानसामा, फोटो लैब वाले, हर एक इंसान उनके लिए हैवान बन गया था, उन मासूम बच्चियों के लिए जो आपकी, मेरी, हमारी बेटियां और हमारी बहनें थी। और वो इतनी मजबूर थी कि वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। एट द एंड मई 1992 में नवज्योति अखबार वालों ने यह फैसला किया कि वो इन तस्वीरों को इनके बैकग्राउंड की कहानियों के साथ अपने अखबार में छापेगा, और उसने इन पिक्चर्स को ब्लर करके, धुंधला बना करके, उन लड़कियों की पहचान छिपा करके
इन पिक्चर को उनकी स्टोरी के साथ अपने अखबार के अंदर पब्लिश किया मई 1992 में, 1992 में। तब ये मुद्दा अजमेर के लोगों, आम लोगों के सामने आया और पूरे अजमेर में हड़कंप मच गया। उसके बाद इस मुद्दे को दबाने के लिए हर जी तोड़ कोशिश की गई, पॉलिटिकल जोर दिखाया गया, लोगों ने प्रदर्शन किए, धरने किए, आंदोलन निकाले, यहां तक कि 3 दिन अजमेर को बंद कर दिया गया। 3 दिन अजमेर बंद रहा। दोस्तों, हमारे लिए सुनना भी आसान है, कहना भी आसान है। इजीली हम बता सकते हैं, इजीली आप लोग सुन सकते हैं, लेकिन सोच के देखिए कि 200 ऐसे ज्यादा ऐसी लड़कियां जिनको हर एक इंसान गिद्ध की नजर से देख रहा हो, हर एक इंसान उनसे फायदा उठाना चाहता हो, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो जी नहीं सकती, वो खुल के सांस नहीं ले सकती। ऐसी लड़कियां घुट घुट के मर रही हैं और उनमें से कुछ लड़कियों ने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लिया। 6 लड़कियों ने सुसाइड किया। आपको सबसे बड़े अफसोस की बात बताऊं, इस केस के जो तीनों मेन विक्टिम हैं, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, आज की डेट में तीनों में से कोई भी जेल में नहीं है, एक भी नहीं। पूरी दुनिया को पता है केस क्या है, पूरी दुनिया के सामने खुला हुआ है, लेकिन वो तीनों आज भी आजाद हैं, जो मेन विक्टिम हैं। अब जब न्यूज अखबार ने इसको अपने आर्टिकल में छपा, तो उसके बाद में पुलिस भी हरकत में आ गई और गवर्नमेंट भी को भी मजबूरन हरकत में आना पड़ा। और जब पुलिस ने अपनी छानबीन की तो 30 लड़कियां, 30 गर्ल्स सामने आई। सैकड़ों में से सिर्फ 30 लड़कियां सामने आई, जो कि तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने उनकी छानबीन की। तो उनको ढूंढा तो उन्होंने 30 ने गवाही देने की बात करी कि हम गवाही देंगे और हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। उनके परिवार को धमकी दी जाने लगी कि तुम अपनी लड़की को मना करो, गवाही ना दे, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा, तुमको मार देंगे, तुम्हारी लड़कियों को मार देंगे। और इस चीजों के होने की वजह से 18 लड़कियों ने अपने आप को बैक फुट पे कर लिया, बैक स्टेप ले लिया, और सिर्फ 12 लड़कियां बची जो अभी भी गवाही देने के लिए तैयार थी। अब उन 12 के ऊपर भी पॉलिटिकल और गवर्नमेंट और सिस्टम की तरफ से प्रेशर बनाया गया कि तुम उनके खिलाफ गवाही मत दो, क्योंकि सिस्टम के भी बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे नेता इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो उन 12 में से भी 10 लड़कियां और बैक स्टेप लेकर के बैक फुट पे चली गई, और सिर्फ 2 लड़कियां अब बची 30 में से, जो अपने बयान पर अड़ी रही और जिन्होंने बयान दिया सेशन कोर्ट के अंदर। पुलिस ने उन तस्वीरों में एक्यूज के भी चेहरे आए थे, तो पुलिस ने उन तस्वीरों के बिहाफ पर टोटल 18 लोगों को 18 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। और उन 18 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के बाद 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें से 6 लोग फरार हो गए, जो आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो जिंदा हैं, मर गए या कहां पहुंच गए, इसका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट और पुलिस के पास आज भी नहीं है। सिर्फ 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन 12 लोगों के ऊपर अजमेर सेशन कोर्ट के अंदर मुकदमा चलाया गया और अजमेर सेशन कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई 1992 के लास्ट और 93 में उम्र कैद की इनको सजा दी गई। अब इसमें एक और एक्यूज था, उसका नाम पुरुषोत्तम था, जो कि फारूक चिश्ती का नौकर था, जो खुद भी इन लड़कियों को ब्लैकमेल और सेक्सुअली अब्यूज करने का एक्यूज था। उसको सिर्फ 2 साल में 1994 में बेल मिल गई। अब देखें, इतनी सैकड़ों लड़कियों का रेप हुआ, इतनी सारी लड़कियों ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर ली, उसके बाद भी सिर्फ 2 साल में पुरुषोत्तम नाम के उस आदमी को बेल मिल गई, और जब वो बाहर आया तो वो गायब हो गया। क्लेम ये किया गया कि उसने सुसाइड कर ली है। तो 6 लड़कियां थी जो विक्टिम थी, जिन्होंने सुसाइड किया, और जांच के से जो बाहर आता है कि 3 एक्यूज थे, जिनको जब उनके समाज ने बुरा भला कहा कि तुमने ऐसा घटिया काम किया है, उनको ताने मारे, तो वो इससे परेशान होकर 3 एक्यूज ने भी उन 12 में से सुसाइड कर लिया। लेकिन जो इसका मेन मास्टरमाइंड था, फारूक चिश्ती, आपको पता है वो कभी भी जेल नहीं गया। क्यों जेल नहीं किया?
क्योंकि उसने अपने लॉयर और अपने डॉक्टर के साथ मिलकर ये रिपोर्ट बनवाई और ये जाहिर किया कि वो मेंटली तौर पर, दिमागी तौर पर बीमार है, मेंटली तौर पर वो चैलेंज्ड है, यानी वो पागल है। उसने आपको पागल साबित किया और पुलिस ने उसके ऊपर फिर कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं किया। जबकि अजमेर के लोग ये हकीकत को अच्छे से जानते थे कि वो पागल नहीं है बल्कि एक मास्टरमाइंड पॉलिटिशियन है। लेकिन जब भी पुलिस उसको गिरफ्तार करती थी, वो पागलों की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देता था, उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दिया देता था और पुलिस ने कभी भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया ही नहीं। और किया भी तो कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। अब ये उन जिन लड़कियों के साथ होना था, उन लड़कियों के साथ तो हो गया, उनकी जिंदगियां तो खराब हो गई, लेकिन मोस्टली लड़कियों ने अपने आप को खामोश कर लिया अपनी इज्जत और अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से, और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। जिन लड़कियों के साथ गलत हुआ था उन लड़कियों ने भी यही जाहिर किया कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ और वो उन लड़कियों में शामिल नहीं है, क्योंकि हर एक को अपनी इज्जत प्यारी थी। लेकिन हाल ये था कि नवज्योति अखबार का जो दफ्तर था, रोजाना 4 से 5 पेरेंट्स रोज वहां जाते और जाकर के उन तस्वीरों को देख करके वेरीफाई करते कि कहीं उनकी अपनी बच्ची तो इस केस में विक्टिमाइज नहीं हुई है। माँ बाप को अपनी बच्चियों के ऊपर शक होने लगे, बच्चियों पर पाबंदी लग गई, उनकी आजादी छिन गई इन घिनौने लोगों की हवस की वजह से। और सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी जो बर्बाद हुई वो अलग। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। 1992 में उन लोगों को सजा हुई और उसके बाद कुछ लोग रिहा भी हुए और फिर बाद में उन लोगों ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की उम्र कैद की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया, ओनली 10 इयर्स। अगर आप एक लड़की का रेप करते हैं तो उसके लिए आपको सजा है। फिर अगर आप इसको 200 से काउंट कर लें, 200 से मल्टीपल कर लें तो कितनी सजा होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों की सजा कर दी गई सिर्फ 10 साल पर पर्सन, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आकर। अब 1992 में यह फैसला दिया गया। 2000 और 2000 यानी 2000 और 2000 के बाद तक अजमेर के अंदर यह माहौल था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई अजमेर में किसी लड़की से शादी ही नहीं करना चाहता था कि कहीं ये जिससे मैं शादी करने जा रहा हूं कहीं ये लड़की उस केस की विक्टिमाइज ना निकले, इसके साथ सेक्सुअली अब्यूज ना किया गया हो। और अगर करते भी थे तो पहले जो शादी या रिश्ता करता था वो हिडन तौर पर नवज्योति के अखबार के दफ्तर में जाकर या पुलिस के रिकॉर्ड्स में जाकर के इस बात को वेरीफाई करता था कि जिस बच्ची के लिए हम अपने बेटे का रिश्ता करने जा रहे हैं वो इस केस की विक्टिमाइज तो नहीं है। अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो इन चंद लोगों ने उन 200 लड़कियों के साथ साथ उस वक्त की बालिग नौजवान अजमेर की सारी लड़कियों की जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया, जहन्नम बना दिया। बहुत सी लड़कियों की तो कभी शादी ही नहीं हुई, कभी भी शादी नहीं हुई। और सजा क्या मिली? 10 साल। और वो 10 साल की सजा पूरी करके वो सारे के सारे लोग आज आजाद घूम रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज मेन मास्टरमाइंड को कभी सजा ही नहीं हुई और जो और दो थे यानी कि तीनों चिश्ती, आपका शफीक चिश्ती, अनवर चिश्ती, नफीस चिश्ती, तीनों को कभी, तीनों आज जेल में है ही नहीं, बाहर हैं, आजाद हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारे सिस्टम की कमजोरी है कि हमारा सिस्टम कितना कमजोर है। और साथ ही साथ ये इस बात की भी एक गवाही है कि जब जब इस्लामी लोग या इस्लाम जहां भी पावरफुल हुआ है वहां वहां उन्होंने सिर्फ लोगों को तबाह किया है, तबाहकुन कामों को अंजाम दिया है, लोगों की जिंदगी को जहन्नम बनाने का काम किया है इस इस्लाम और इन इस्लामी लोगों ने। ये इस बात की दलील है। द कश्मीर फाइल्स के विक्टिम को आप देख लें, वो आज भी आजाद घूम रहे हैं। जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को कत्ल किया, मारा, उनकी इज्जतों को लूटा, वो लोग आज भी आजाद हैं। जिन्होंने अजमेर में इतना बड़ा कांड किया वो लोग आज भी आजाद हैं।